काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, where m is the mass of air and v is the velocity of air या velocity of wind। ओके, अब हम मास की बात करें तो मास, एयर का मास हम कैसे निकालें, है ना, हाउ टू कैलकुलेट इट। तो मास यानी मास ऑफ विंड और एयर इक्वल टू रो ए वी, ठीक है, वेयर रो इज द एयर डेंसिटी, ए इज द एरिया स्वेप्ट बाय द रोटर एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाय द रोटर कौन सा एरिया होता है, यानी कि जिससे हम बात करें कि हमारे जैसे ये रोटर ब्लेड है, ठीक है, ये हमारे कोई रोटर ब्लेड है, ठीक है। अब हमारे जो एयर फ्लो है वो एयर फ्लो ऐसे रहेगा, ठीक है। अब इस विंड को यानी कि हमारे जो इंटरसेक्शन है यानी हमारे जो रोटर है उस कितनी एरिया को ये यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोटर, तो हमारे ये जो ब्लेड है जो एरिया है यानी कितने एरिया को ये अफेक्ट करेगा, यानी कितने एरिया को सर्व करेगा, ये वाला जो एरिया ये, ठीक है, ये अपना एरिया है ए स्वेप्ट बाय द विंड मिल रोटर, इज द विंड वेलोसिटी और विंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से हमने मास निकाल लिया, मास की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे जो काइनेटिक एनर्जी है जो हमारे कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल जाएगी, हाफ रो ए वी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ इस इक्वेशन से अगर देखें हमारी जो अवेलेबल काइनेटिक एनर्जी है, इस अवेलेबल काइनेटिक एनर्जी में हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस एनर्जी को अफेक्ट करेंगे या मेनली उस फैक्टर्स पे वो एनर्जी डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट फैक्टर है डेंसिटी ऑफ एयर रो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ एयर, बट डेंसिटी ऑफ एयर इज द फिक्स। ठीक है, तो कितनी होगी 1.225 kg पर मीटर क्यूब एट सी लेवल। ठीक है, और अर्थ लेवल पे थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकती है बट इट इज द फिक्स वैल्यू। ए काइनेटिक एनर्जी आल्सो प्रोपोर्शनल टू द एरिया स्वेप्ट बाय द रोटर। अगर हमारा जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना बड़ा जो रोटर ब्लेड का हम एरिया चूज करेंगे उतनी ज्यादा हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, बट हमें दूसरे फैक्टर्स को भी फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो इंटरसेप्ट जो एरिया है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी विंड पावर। अगर उस इंटरसेप्शन एरिया को अगर हम डायमीटर में कन्वर्ट करें तो डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो सर्किल बनेगा, जब हमारा रोटर ब्लेड रोटेट करेगा तो एक सर्किल बनेगा, सर्किल का जो डायमीटर है उसको अपन ने कंसीडर कर लिया d, ये हमने d कंसीडर कर लिया। तो इसका जो एरिया है वो एरिया कितना हो जाएगा π/4 × d स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। इस वैल्यू को हम उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में। ठीक है, तो हमें जो फाइनली अवेलेबल विंड पावर जो मिलेगी वो विंड पावर कितनी मिल जाएगी, हाफ रो डी स्क्वायर बी क्यूब। Here d is the diameter of interceptional area। ठीक है, एंड थर्ड फैक्टर इज द वेलोसिटी। तो जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वेलोसिटी का। ठीक है, बिकॉज जो अवेलेबल विंड पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v क्यूब के। अगर हम v की वैल्यू में जरा सा भी चेंज करेंगे तो हमारी विंड पावर है उसमें
वेलोसिटी के क्यूब के बराबर चेंजेस हो जाएंगी, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उन फैक्टर्स में अपन कौन कौन से फैक्टर्स को गवर्न कर सकते हैं। एक तो जो मान लीजिए जो मेन फैक्टर है वो है हमारा डायमीटर ऑफ रोटर, यानी कि इंटरसेप्शनल एरिया, क्योंकि विंड वेलोसिटी जितनी विंड वेलोसिटी होगी नेचुरली वही मिलेगी, हम उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। डेंसिटी ऑफ एयर ये भी फिक्स है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम जो मैनुअली अगर हम बात करें, मैनुअली जो कुछ हम चेंज कर सकते हैं वो हम डायमीटर में चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो इंटरसेप्शनल एरिया है उसके डायमीटर में हम चेंज कर सकते हैं। तो इस डायमीटर की वैल्यू अगर हम चेंज करें तो हमारे पावर में कितने डिफरेंस आएगा, इसके स्क्वायर के बराबर। तो हम इस ग्राफ के थ्रू अगर देखते हैं, ठीक है, कि हमारे जो विंड पावर है उसमें कितना क्या डिफरेंस आएगा। इस एक्स एक्सिस का हमने विंड स्पीड को कंसीडर कर लिया, इस वाई एक्सिस पे हमने पावर ले ली, विंड पावर, अवेलेबल विंड पावर, ठीक है, और इधर हम डायमीटर को भी कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जब हमने स्टार्टिंग में डायमीटर 20 मीटर लिया तो अवेलेबल विंड पावर हमें कितनी मिली, इतनी, ठीक है। जब विंड वेलोसिटी कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब हमने विंड डायमीटर और बढ़ा दिया 20 से 40 मीटर कर दिया, ठीक है, ये 40 मीटर कर दिया, तो सेम विंड वेलोसिटी पर हमारी जो पावर है वो हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। और अगर हमने बढ़ा दिया 60 मीटर कर दिया तो ये विंड पावर हमारे और ज्यादा बढ़ गई उस सेम वेलोसिटी पर, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ से अगर देखें, थोड़ा बैक साइड पे चलें, तो अगर हमारा विंड डायमीटर जो इंटरसेप्शनल एरिया डायमीटर है अगर वो हम कम लेंगे तो इनिशियली उसे रोटेट करने के लिए हमें ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। अगर डायमीटर हमने और ज्यादा ले लिया तो कम वेलोसिटी पर भी वो रोटेट हो जाएगी, है ना, कुछ पावर हमें मिलने लग जाएगी। और अगर डायमीटर हमने ज्यादा ले लिया तो वो मिनिमम वेलोसिटी पर भी रोटेट करने लग जाएगी। यानी कि हम डायमीटर को अगर ज्यादा लेके चले तो कम वेलोसिटी पर भी हमें रिक्वायर्ड पावर मिल सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा पावर, विंड स्पीड एंड डायमीटर ग्राफ। इससे हमें डिपेंडेंसी देख ली, किस फैक्टर से कितना डिपेंडेंसी है, क्योंकि ये जो नेचुरल पैरामीटर्स हैं विंड स्पीड एंड एयर डेंसिटी, हम इसका केवल डायमीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रेशर की हम बात करें कि हमारे जो विंड स्पीड है वो विंड स्पीड कैसे अफेक्ट होगी अगर हम उस रोटर को इंस्टॉल करते हैं तो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ये कोई हमारा फ्री स्पेस है ना, ये जो एरिया है ये हमारा कोई फ्री स्पेस है। उस फ्री स्पेस में जो एयर फ्लो है उसकी स्पीड ये हमें मिल रही है कुछ, ठीक है, एयर फ्लो हुआ। अब क्या हुआ कि कुछ ड्यूरेशन कुछ दूर पर हमने कुछ एक विंड टरबाइन इंस्टॉल कर दी है। आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है कि नहीं? ओके, ठीक है। तो हमने एक विंड टरबाइन इंस्टॉल कर दिया। जब विंड टरबाइन इंस्टॉल किया तो जो विंड फ्लो था, जो फ्री स्पेस में विंड फ्लो था उसकी स्पीड हमें ज्यादा मिल रही थी। और जैसे ही हमने एक रोटर इंस्टॉल कर दिया तो एक रोटर क्या कर रहा है, एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है। जब ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है तो हमारी जो विंड वेलोसिटी है वो डाउन होने लगे। ये यहां से थोड़ा डाउन होने लगा। अब क्या होगा, जैसे ही इसने रोटर का इंटरसेक्ट किया उसके रोटर के बिहाइंड, है ना, हमारी जो विंड वेलोसिटी है वो क्या होगी, बिल्कुल डाउन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल आप एक जनरल लाइफ से अगर जैसे जोड़ के देखें तो जैसे कोई आंधी चल रही है ना, बहुत तेज हवा चल रही है और
आप ऐसे कुछ फ्री स्पेस में जहाँ खुला एरिया है वहां खड़े हो आप, तो आपको बहुत तेज जो विंड वेलोसिटी, जो एयर की जो वेलोसिटी है वो आपको बहुत तेज महसूस होगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कोई एक छोटी दीवार बनी हुई है, उस दीवार के पीछे छुप जाओ। तो जब दीवार के पीछे छुप जाओगे आप, तो आपको हवा का पता नहीं चलेगा कि हवा बहुत तेज चल रही है या नहीं चल रही है, यानी कि विंड वेलोसिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी, बहुत कम आपको महसूस होगा कि यहाँ पे हमें हवा लगी नहीं रही। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पर है कि जब हमने रोटर को इंस्टॉल किया उस फ्री स्पेस में, तो उसके पीछे की तरफ अगर देखें तो पीछे की तरफ जो विंड वेलोसिटी है बिल्कुल डाउन हो जाएगी। ठीक है, और फिर उससे थोड़ा दूर जाके वो विंड स्पीड फिर वापस ये नॉर्मल हो जाएगी। ये समझ में आ गया? क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब जब हम ये विंड स्पीड में जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस के बारे में जब हमने स्टडी कर लिया कि कोई भी ऑब्स्टिकल अगर हम आता है बीच में, तो उसके पीछे की तरफ विंड वेलोसिटी अफेक्ट होती है ना, और कुछ दूर जाने के बाद फिर वापस से वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब इसके प्रेशर की हम बात करें, इसके रेस्पेक्ट में, जब इसके रेस्पेक्ट में प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या रहेगा? देखो, जब जो विंड है वो फ्रीली मूव कर रही है तो वहां पर कोई प्रेशर नहीं होगा, तो प्रेशर कितना हो गया? ये 0। ठीक है, जब हमने एक ऑब्स्टेकल खड़ा कर दिया, रोटर इंस्टॉल कर दिया, तो उस रोटर की जगह पर, है ना, रोटर पर तक जब एयर पहुंचेगी तो उस समय प्रेशर बहुत ज्यादा होगा जब ये रोटर से टकराएगी। जब रोटर पे टकराएगी तो बहुत एक ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेशर ये अप्लाई हो गया। लेकिन उसके पीछे की तरफ की बात करें जहां विंड वेलोसिटी नेग्लिजिबल हो रही थी, बहुत कम हो रही थी, तो उस समय प्रेशर क्या होगा वहां पर? तो वहां पर अगर हम देखे जाए तो ये नेगेटिव प्रेशर होगा। ठीक है, क्योंकि उसके फ्रंट साइड में तो बहुत तेज हवा थी जो बहुत प्रेशर क्रिएट कर रही थी। अगर उसके बिहाइंड देखें तो वहां पर एक तरह से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है ना, तो वहां पर जो प्रेशर होगा वो नेगेटिव प्रेशर होगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा दूर जाने के बाद जो हमारी विंड वेलोसिटी है वो रिकवर करेगी, है ना, रिकवर कर रही है, तो जैसे जैसे रिकवर कर रही है और फिर वो फ्री स्पेस में आ गई, जो विंड फ्रीली जो मूव कर रही है वहां पर प्रेशर वापस से उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप इधर से ले सकते हो कि जब बहुत तेज हवा चल रही है, जैसे अपना पंखा चल रहा है, हमारा फैन चल रहा है, तो उस फैन के नीचे एक पेपर आप रखो, है ना, फ्रीली उसको छोड़ दो, तो वो हिलने लग जाता है। क्यों हिलता है? क्योंकि उसमें एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उस पेपर के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वो जितनी भी उसकी क्वांटिटी होगी, उस प्रेशर की क्वांटिटी होगी, वो उतना प्रेशर, है ना, जो भी वैल्यू होगी उसकी वो अप्लाई होगी उस पर, तो उस पेपर पर जब अप्लाई हुई तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, उसके फ्रंट साइड में जो अप्लाई हो रहा है, तो फ्रंट साइड में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो उसके बैक साइड में अगर देखें तो बैक साइड में उसका क्या होगा? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, और जैसे जैसे फिर वहां से ऑब्स्टेकल से दूर पहुंचे, वापस से हमारा ये विंड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना पावर कोएफिशिएंट ऑफ विंड पावर। पावर कोएफिशिएंट क्या होता है? पावर ऑफ द विंड रोटर, है ना, टू द पावर अवेलेबल इन विंड, यानी कि उस हमारी जो विंड में अवेलेबल पावर है उसमें से कितनी पावर को हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, कितनी पावर को हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये जो पावर कोएफिशिएंट है अप्रॉक्स होता है 0.593 थ्योरेटिकली, है ना, 16/27 अप्रॉक्स 0.593, इतनी पावर को हम, यानी कि 59.3% को ही हम कन्वर्ट कर पाते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम बात करें तो प्रैक्टिकली ये 59 पर नहीं पहुंच पाता, ये 42-45% तक ही रह जाता है।
ठीक है, इतनी विंड पावर को हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, ये था हमारे अवेलेबल विंड पावर। ठीक है, साइट सिलेक्शंस। अच्छा, जब हम विंड स्पीड की बात कर रहे हैं तो विंड स्पीड को हम जब मेजर करते हैं तो कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बता सकते हो? हमें बता सकता है कोई? हम कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? हाँ, आप बता सकते हैं कि कौन सा यूज करते हैं? सर एनेमोमीटर। एनीमोमीटर, वेरी गुड। एनीमोमीटर यूज करते हैं विंड स्पीड को मेजर करने के लिए। तो एनीमोमीटर में जो एनीमो वर्ड है वो एनीमो वर्ड ग्रीक लेटर्स लिया हुआ है, ग्रीक वर्ड है एनीमो। एनीमो का मतलब होता है विंड, है ना? तो एनीमोमीटर यूज करते हैं विंड स्पीड को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब साइट सिलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, साइट सिलेक्शन ऑफ विंड पावर प्लांट। तो साइट सिलेक्शन पे कुछ पॉइंट्स तो कॉमन ही है ना? जो आपको पता ही है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, है ना? नियर टू लोड सेंटर होना चाहिए, है ना? कोई ऑब्स्टिकल नहीं हो, ऐसी जगह होना चाहिए, है ना? उसके अकॉर्डिंग तो कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस। तो देखो, विंड पावर है, फर्स्ट पॉइंट है हाई एनुअल एवरेज विंड स्पीड। तो ये सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि इसका जो फैक्टर है, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है विंड स्पीड, जिसके क्यू के प्रोपोर्शनल होती है विंड पावर। तो जहां पर विंड स्पीड हमें अच्छी मिल रही है, एवरेज स्पीड हमें थ्रू आउट द ईयर अच्छी मिल रही है, एवरेज अच्छा है, कांस्टेंट मिल रही है, तो ऐसी जगह पर हम विंड पावर प्लांट स्टेबलाइज करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमोमेट्री डेटा। एनिमोमेट्री डेटा मींस कि हमारी जो विंड स्पीड है ना? विंड स्पीड कैसी जगह पर हाई मिलेगी, अच्छी मिलेगी? तो हमें पता है कि भाई कोई हाइट पर अगर हम बात करें तो किसी हाइट पर हमें अच्छी मिलती है। अगर हम नीचे जमीन सरफेस लेवल की बात करें, क्योंकि सरफेस पर ऑब्स्टिकल बहुत आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्स्टिकल नहीं हो ऐसी जगह ही अच्छी मिलेगी, या फिर बिल्कुल खुला एरिया हो तो हम ऐसी जगह पर ये लगाएं जहां पर हमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं हो, कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला नहीं हो, विंड स्पीड फ्रीली हमें मिल जाए। ठीक है, हमें लिनियरिटी एक्यूरेसी मिले, लिनियरिटी हो, टेम्परेचर इफेक्ट नहीं हो, टेम्परेचर इफेक्ट मतलब ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर नहीं हो, है ना? तो ऐसी जगह पर हम ये स्टेबलाइज करते हैं, ऐसी जगह होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ विंड कर्व एट द प्रपोज्ड साइट। विंड कर्व मींस यानी कि हमारी जो विंड है, विंड फ्लो है, वो कांस्टेंट होना चाहिए, ज्यादा वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा वेरिएशंस नहीं हो तो ऐसी जगह को हम चूज करते हैं विंड पावर प्लांट। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लिमिट दे रखे भाई, कम से कम कुछ विंड फ्लो, विंड स्पीड हमें मिलनी चाहिए, इससे कम मिलेगी तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो वो स्पीड जो क्या है, विंड स्पीड 12 टू 16 किलोमीटर पर आवर या फिर 3.5 टू 4.5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हमें एटलीस्ट मिलनी चाहिए, है ना? तभी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। तो ऐसी साइट होनी चाहिए, और हमें इसमें जो वेरिएशंस मिल रहे हैं वो वेरिएशंस ज्यादा नहीं मिले। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा वेरिएशंस नहीं हो, कांस्टेंट स्पीड हमें मिल जाए। ठीक है, विंड स्ट्रक्चर एट द प्रपोज्ड साइट। विंड स्ट्रक्चर और अब जो पॉइंट हमने विंड कर्व की बात की है, ये सिमिलर पॉइंट ही है ना? तो यहाँ पर हमारे जो विंड स्ट्रक्चर है यानी कि फ्लैट कर्व होना चाहिए, कांस्टेंट विंड फ्लो होना चाहिए,
ठीक है। और उसमें जो डायरेक्शन है, जो विंड की डायरेक्शन है वो ज्यादा चेंज नहीं हो, है ना। कभी आपने देखा होगा कि विंड डायरेक्शन चेंज होती रहती है, कभी तो वेस्ट टू ईस्ट चलने लग जाती है हवा, है ना, कभी ईस्ट टू वेस्ट चलने लग जाती है, कभी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट चलने लगती है, ठीक है। तो उस स्पीड की जो डायरेक्शन है, जो विंड की डायरेक्शन है, उनमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्टीट्यूड ऑफ द प्रपोज्ड साइट। एल्टीट्यूड ऑफ द प्रपोज्ड साइट मींस हमारे जो साइट हम लगाना चाह रहे हैं वो हिल स्टेशन में जनरली हम चूज करते हैं, है ना, क्योंकि उसका एल्टीट्यूड हम ज्यादा हाई रखते हैं तो वहां कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता, विंड में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता और हमें एक कांस्टेंट विंड फ्लो मिलता रहता है। टेरेन एंड इट्स एरोडायनामिक्स, है ना। तो यहाँ पर हम जो स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है ना, तो स्टेबलाइज या तो हिल स्टेशन पर स्टेबलाइज करते हैं इनको, या फिर हम ऐसी जगह स्टेबलाइज करते हैं कि जहां पर ये खुला एरिया हो, कोई ऑब्स्टेकल नहीं, पेड़ पौधे नहीं हो, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं हो, है ना, जिससे कि हमारा विंड फ्लो डिस्टर्ब हो। तो ऐसी जगहों पर हम इसको स्टेबलाइज करते हैं। डिस्टेंस लोकल इकोलॉजी, लोकल इकोलॉजी वही पेड़ पौधे, हाई बिल्डिंग वगैरह, है ना, ये सारी चीजें नहीं हो, जिससे क्या होता है कि विंड डिस्टर्ब होती है, ठीक है। ये सब पॉइंट हम देखते हुए फिर विंड पावर प्लांट को स्टेबलाइज करते हैं। डिस्टेंस टू रोड एंड रेलवेज, है ना, कोई ट्रांसपोर्टेशन पर्पस से अपन देखते हैं कि भाई ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं हो, कि रोड से या रेलवे के पास में हो, जहां से इसके इजीली एक्सेसिबल हो, नियर साइड लोड सेंटर, है ना, लोड सेंटर्स के पास में हो, है ना, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं करना पड़े। ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल लॉसेस बढ़ जाते हैं, है, जिससे हमें ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाती है। नेचर ऑफ ग्राउंड, नेचर ऑफ ग्राउंड मींस जहां पर हम पावर प्लांट स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है कि हाइट ज्यादा रखनी पड़ती है, जो टावर की हाइट है वो ज्यादा रखनी पड़ती है। जब टावर की हाइट ज्यादा होगी, ठीक है ना, और उसके ऊपर हम लोग इतनी बड़ी टरबाइन स्टेबलाइज करेंगे, विंड हेड होगा, है ना, इस तरह से ये टावर हम बनाएंगे, यहाँ पर ये ब्लेड लगाएंगे, है ना, तो इतने बड़े बड़े ब्लेड होंगे यहाँ पर, है ना, तो इस तरह से हम ये बनाएंगे। तो ये हाइट है, ये वाली जो हाइट है वो बहुत ज्यादा रखते हैं, तो इसके लिए हमें जो फाउंडेशन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि भाई जो नीचे ग्राउंड है उसका नेचर कैसा है, वहाँ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकता है नहीं बन सकता, है ना, क्योंकि जब विंड चलती है तो विंड का एक तो प्रेशर रहता है ना, इस तरह से मान लो विंड फ्लो हुआ तो इसका प्रेशर बहुत रहेगा इस टरबाइन में, और ऊपर जो सिस्टम लगा हुआ है पूरा जो हेड है इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसका जो फाउंडेशन है ये फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बने, ठीक है। ऐसे अपना फेवरेबल लैंड कॉस्ट भी ज्यादा नहीं हो। क्लाइमेट एट द साइट, क्लाइमेट मींस यानी कि यहाँ पर हम पावर प्लांट स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं वो थोड़ा हॉट एरिया होना चाहिए। हॉट एरिया होने से क्या होगा कि वहां पे जो विंड फ्लो है वो हमें अच्छा मिलता है, ठीक है। विंड फ्लो ज्यादा होगा तो ये हमें ज्यादा पावर मिलेगी, ठीक है। जब कोल्ड एरिया होता है तो कोल्ड एरिया में आइसिंग प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा रहे, हॉट एनवायरनमेंट हो। अदर क्या चीज, हाँ आइसिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी टेम्परेचर मतलब लो का मतलब ये है कि ज्यादा लो होने की प्रॉब्लम है। बाकी अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे तो दिक्कत नहीं है ना। उसमें होता है कि ज्यादा लो होता है तो आइसिंग की प्रॉब्लम आती है, जो हमारे ब्लेड वगैरह हैं, ये जो ब्लेड है इन पे आइस जम जाती है। जब आइस जमती है तो ये क्या करते हैं, इसकी एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए चाहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो ज्यादा कम नहीं हो, हॉट टेम्परेचर हो। हॉट टेम्परेचर होता है तो एक तो वहां पे एयर फ्लो भी हमें ज्यादा मिलता है। आपने देखो गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो
आंधी तूफान ऐसे बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं। सर्दियों में कभी इतनी तेज हवाएं चलती हैं, टेम्परेचर डाउन होता है तो नहीं चलती ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा हो, ऐसी जगह हम स्टेबलाइज करते हैं। कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं जैसे डस्ट ब्लोइंग। डस्ट ब्लोइंग जहाँ डस्ट ज्यादा नहीं उड़ती हो, है ना, डस्टिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आइसिंग प्रॉब्लम, आइसिंग प्रॉब्लम वही है, ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर, डाउन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, है ना, जिससे कि आइसिंग की प्रॉब्लम हो, है ना। साल्ट स्प्रे, साल्ट स्प्रे मतलब ऐसा भी एनवायरनमेंट नहीं हो जहाँ पर एयर के साथ में मतलब साल्टी एनवायरनमेंट हो। साल्टी एनवायरनमेंट होगा तो क्या है, हमारे जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सब लोहे का आयरन का बना हुआ होता है, तो जो साल्ट स्प्रे होगा तो ये क्या होगा, डैमेज हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसकी जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो अपन फोकस करते हैं विंड पावर प्लांट स्टेबलाइज करने से पहले। ठीक है, अब विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम दो स्केल पे हो सकता है, एक तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल पे करते जैसे अपने केवल इंडिविजुअल पर्पस से, अपने इंडिविजुअल यूजेस पर्पस से हमने को स्टेबलाइज कर दिया, वो तो स्मॉल स्केल पर हो गया। जैसे अपने केवल घर की लाइटें जलानी है आपको, है ना, अपने घर का जो लोड है उसको ऑपरेट करना है। लार्ज स्केल पे मींस हमने कमर्शियल लेवल पे उसे स्टेबलाइज किया है कि हम खुद भी यूज करेंगे और दूसरे लोगों को भी हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जब लार्ज स्केल पे लगाएंगे तो उसके लिए पावर प्लांट ही हमें लार्ज स्केल पे लगाना पड़ेगा, है ना, बड़ा पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्बाइन्स हमें ज्यादा चाहिए होंगी, ज्यादा रेटिंग की चाहिए होंगी। स्मॉल स्केल पे ऐसा हमें ज्यादा जरूरत नहीं रहती। जब ज्यादा जरूरत नहीं रहती तो जब अगर मान लो कि विंड पावर हमें नहीं मिल रही है तो उसके लिए हमें कुछ बैकअप रखना पड़ता है। तो बैकअप कहाँ से लेंगे हम, स्मॉल स्केल के लिए जो बैकअप हम रखते हैं तो उसके लिए बैकअप कहाँ से रखें, एक तो बैटरी स्टोरेज हो सकता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसे हम बैटरी में स्टोर कर लें डीसी में कन्वर्ट करके, है ना, और जब जरूरत पड़ेगी तो इन्वर्टर के थ्रू अपन विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर अपन यूज कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि भाई हमने जो लोकल ग्रिड है उससे कोई कनेक्शन ले रखा है, तो जब हमारी विंड पावर अवेलेबल नहीं है तो उस लोकल ग्रिड से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। और तीसरा ये हो सकता है कि हमने कोई स्टैंड बाई जनरेटर रख रखा है, जैसे डीजल जनरेटर, जैसे शादी ब्याह जो पार्टी वगैरह में जो डीजल जनरेटर ऑपरेट करते हैं ना, तो उस डीजल जनरेटर हमने रख रखा है, तो अगर हमें इमरजेंसी की कोई कंडीशन आती है तो हम उस जनरेटर को ऑपरेट कर सकते हैं। लार्ज स्केल जो प्रोड्यूसर होते हैं, है ना, उनको बैकअप की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो जो ग्रिड है वो तो उनकी खुद की सप्लाई इतनी ज्यादा जनरेट कर रहे हैं जो दूसरों को प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो ये जो अपना जो नेशनल ग्रिड रहता है उस ग्रिड से कनेक्टेड रहती है उनकी सप्लाई। ठीक है, तो वो वहां से प्रोड्यूस करते रहते हैं और नेशनल ग्रिड को प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, अब नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए कुछ उनकी टर्म एंड कंडीशन रहते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं सिंक्रोनाइज करने के लिए। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स को रेगुलेट करके फिर वो नेशनल ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो स्केल पे अपन जनरेट कर सकते हैं। अब है विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम बेसिकली होता क्या है, बेसिकली हमारा जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन कैसे होता है, ये हमारा विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है विंड। ठीक है, तो विंड से ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो विंड अवेलेबल है वो विंड कहाँ आएगी, एरो टरबाइन पर। हमारे जो विंड में विंड पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज करते हैं उसको बोलते हैं एरो टरबाइन। ठीक है, जब एरो टरबाइन पर पहुंचेगी तो एरो टरबाइन क्या होगी, रोटेट होने लग जाएगी। जब रोटेट होगी, है ना, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, एक मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी हमें मिली तो उस मैकेनिकल एनर्जी को
हम डायरेक्टली जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये होती है कि जो हमारे एरो टरबाइन है, एरो टरबाइन की जो स्पीड है वो स्पीड हमें ज्यादा नहीं मिलती है, बहुत कम स्पीड होती है इसकी, बहुत धीरे धीरे घूमते हैं। अगर किसी ने विंड टरबाइन अगर देखी हो प्रैक्टिकली तो आपने देखा होगा वो जिसके जो ब्लेड है वो धीरे 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 घूमते रहते हैं। अगर इसी स्पीड पे अगर हमारे जनरेटर डायरेक्टली हम कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगी, अगर हो भी गई तो बहुत कम जनरेट हो पाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए गियर सिस्टम यूज करते हैं। तो जैसे ही एरो टरबाइन से मटेरियल एनर्जी जनरेट हुई, उस मटेरियल एनर्जी यानी कहां मिलेगी हमें, शाफ्ट पर। उस शाफ्ट को हमने गियर सिस्टम से जोड़ दिया। गियर सिस्टम क्या करेगा, इसकी जो स्पीड है उसको स्पीड बढ़ा देगा और आउटपुट में हमें ज्यादा स्पीड मिल जाएगी। अब उस शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हमें एक कपलिंग की जरूरत पड़ेगी। कपलिंग क्या करेगी, जनरेटर शाफ्ट एंड गियर शाफ्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा। कनेक्ट कौन करेगा, कपलिंग। कपलिंग का काम क्या होता है, कपल करने का काम होता है किन्हीं दो शाफ्ट का। ठीक है। अब क्या होगा, जो एरो टरबाइन जो रोटेट हो रही थी उसकी स्पीड बढ़ाकर गियर में दे दी। अब गियर के बाद जो स्पीड मिलेगी वो स्पीड हमें कहां मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल जनरेटर पर। जनरेटर रोटेट होने लग गया, जनरेटर रोटेट होगा तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हमें जो आउटपुट मिल गया, अब देखो ये सिस्टम है, इस सिस्टम पूरा क्या होता है, ऑटोमेटिक ऑपरेट होना चाहिए। मैनुअल तो कहाँ, कितनी चीजों को कितने फैक्टर्स को गवर्न करेंगे, है ना। तो इसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए हमें एक कंट्रोलर यूज करना पड़ता है ना। तो हमने कंट्रोलर यूज कर लिया। कंट्रोलर का काम क्या होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल करना एंड प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम रहता है और ऑपरेट करने का काम रहता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब ये वर्क कैसे करेगा कि सबसे पहले हमारा इस पे जो फीडबैक आएगा, जो सिग्नल आएगा वो आएगा विंड स्पीड का, क्योंकि सबसे पहला फैक्टर हमारी जो विंड थी, है ना। विंड फ्लो क्या था, हमने विंड की वेलोसिटी को मेजर कर लिया, विंड स्पीड को मेजर कर लिया और मेजर करने के बाद एक सिग्नल दे दिया किसको, कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर को पता चल गया कि भाई जो विंड की जो स्पीड है वो स्पीड इतनी हमें मिल रही है, रियल टाइम डेटा इसको मिलता रहेगा। ठीक है। अब हुआ क्या, इसके पास कुछ जो प्री डिसाइडेड वैल्यू होगी, प्रीसेट वैल्यू होगी कि भाई अगर इसकी विंड की स्पीड कुछ x वैल्यू से अगर ज्यादा होती है तो वो डेंजरस जोन में जाती है। तो डेंजरस जोन में अगर आती है विंड वेलोसिटी तो मुझे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है ना। तो वो सिग्नल किसको दे देगा, इस विंड टरबाइन को, यानी कि एरो टरबाइन को। तो अगर विंड की वेलोसिटी हमें ज्यादा मिल रही है तो हमें क्या करना होगा कि विंड की जो टरबाइन की जो ब्लेड है वो फ्लैट कर देना। आपने देखा है ना, आपने जो फैन होता है, ये फैन की जो ब्लेड है ना, वो एक एंगल पर टिल्ट होती है, सबको पता है। कोई बता सकता है कि ये कितने एंगल पर टिल्ट होती है? हाँ, है ना। तो सेम अगर ये हम बात करें कि जो हमारे फैन की ब्लेड है, सिमिलर ये विंड टरबाइन की ब्लेड होती है। अब जब हम इनको फैन की जो ब्लेड है इनको हमने कुछ एंगल पर टिल्ट किया है, इनका जो एंगल है अप्रॉक्स 10 डिग्री स्टैंडर्ड होता है इनका, 10 डिग्री पर टिल्ट होती है ये, है ना। ये स्टैंडर्ड टिल्ट एंगल होता है इनका। ठीक है। तो सिमिलरली हमारे टरबाइन के ब्लेड होते हैं। तो अगर आप एक एग्जांपल लो कि अगर इनके ब्लेड को 10 डिग्री से 0 डिग्री पर यानी कि बिल्कुल फ्लैट कर दें तो ये पंखा हमें हवा दे पाएगा क्या? पंखे के नीचे अगर हम बैठे रहे, पंखा घूमता रहे तो भी हवा आएगी क्या अपने पास? नहीं आएगी। अगर ये ब्लेड बिल्कुल फ्लैट हो जाए तो नहीं आएगी। ठीक है। अगर इन ब्लेड को हम 10 डिग्री से ज्यादा मोड़ देते हैं तो ये हवा ज्यादा देगा, बट जो फैन की मोटर है उस पर लोड बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सेम केस हमारा विंड टरबाइन में होता है कि ये जो ब्लेड हैं वो ब्लेड मूवेबल होते हैं उसमें, ऑटोमेटिक, है ना। पूरा कंट्रोल सिग्नल से, जो कंट्रोलर से सिग्नल जाता है तो उनको बोलते हैं अपन पिच कंट्रोल।
तो ब्लेड की पिच को हमें कंट्रोल करना है, कितना उसे मोड़ना है, कितने एंगल पर मोड़ना है, वो पूरा हमारा डिसाइड होता है कंट्रोलर सिग्नल से, कि हमें उसके ब्लेड को बिल्कुल फ्लैट रखना है या किसी एंगल पर उसे टिल्ट करना है। ठीक है, ज्यादा टिल्ट होगा तो वो ज्यादा तेजी से घूमेगा, है ना, एक लिमिट तक, और अगर बिल्कुल फ्लैट होगा तो वो नहीं घूमेगा। ठीक है, तो ये सब कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोलर से। अगर ज्यादा बहुत तेज ज्यादा हवा चल रही है तो उसके टिल्ट एंगल को कम कर देता है, तो उसकी जो स्पीड है वो अप्रॉक्स कांस्टेंट बनी रहती है। अगर कम हवा चल रही है तो इसके टिल्ट एंगल को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होता रहता है। ठीक है, उसके बाद गियर सिस्टम आ गया। गियर सिस्टम के बाद हमारे जो टॉर्क एंड स्पीड क्या मिल रहे हैं, है ना, वो वैल्यू मेजर की और कंट्रोलर को दे दी कि हमारे ये स्पीड मिल रही है गियर के बाद और ये टॉर्क मिल रहा है ना, वो डेटा वो ऑब्जर्व करता रहेगा। कपलिंग सिस्टम के बाद में हमने स्पीड को मेजर कर लिया कि कपलिंग के बाद हमारी स्पीड क्या मिल रही है। भाई कपलिंग पे कोई स्लिपिंग तो नहीं हो रही, कपलिंग स्लिप तो नहीं हो रही, है ना, तो उसकी स्पीड को मेजर कर लिया। अब हमें अगर कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करना है कि गियर शाफ्ट और जनरेटर शाफ्ट को अलग करना हो, डिस्कनेक्ट करना हो या उसकी स्लिपिंग को कम करना हो, तो हम एक कंट्रोलर से सिग्नल भेजते हैं, किसको? इस कपलिंग को। तो सिग्नल के अकॉर्डिंग वो कपलिंग भी वर्क करने लग जाते हैं। डिस्कनेक्ट करना होगा तो डिस्कनेक्ट कर देगी, उसे टाइटली कपल करना होगा तो टाइटली कपल कर देगी। ठीक है, दूसरा ये कि हमारा जो जनरेटर है, जनरेटर जब इतना कंटिन्यूअस ऑपरेट होगा, ठीक है, तो कंटिन्यूअस ऑपरेट होगा तो इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम होगी। अगर हीटिंग एक सर्टेन लिमिट से अगर ज्यादा होती है, ठीक है, तो एक सिग्नल भेजेगा इस जनरेटर के पास, तो जो भी कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। कोई स्पेशल कूलिंग सिस्टम हमने जो यूज किया होगा तो उसे कूल डाउन कर देगा। ठीक है, और फाइनली हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है, वो रिक्वायर्ड आउटपुट का फीडबैक इससे देखते रहते हैं इस कंट्रोलर को। ठीक है, तो ये हमारा विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है। अब हम एरो टरबाइन की हम बात करें तो एरो टरबाइन से हमने पूरा कंट्रोल देख लिया कि अगर स्पीड, विंड की स्पीड कम ज्यादा होती है तो हमें कैसे कंट्रोल करना है, यानी कि उसके पिच को कंट्रोल करके हम ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर हमने देखा कि डायरेक्शन चेंज हो जाए तो क्या करें? विंड की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो क्या करेंगे? तो उसको बोलते हैं या कंट्रोल, है ना। या कंट्रोल में क्या होता है कि जो विंड की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसे टरबाइन को हम सेट कर देते हैं, क्योंकि जो विंड की डायरेक्शन और टरबाइन ब्लेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो इसके लिए हमें ऐसा कंट्रोल यूज करना पड़ेगा कि जैसे ही विंड की डायरेक्शन चेंज हो, वो ऑटोमेटिक विंड उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर घूम जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम वर्क करता है। इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, रोटर, है ना, रोटर को कैरेक्टराइज करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस, टू टाइप्स के होते हैं ये। विंड मिल हेड, विंड मिल हेड कौन सा होता है? जो टावर के ऊपर जहां पर टरबाइन लगी होती है, जैसे ये तो हो गया टावर, टावर के ऊपर ये हमारा, है ना, ये सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पर लगे हुए टरबाइन। ये टरबाइन हो गई, तो यानी कि हमारा ये वाला जो एरिया है, ये वाला है, ये वाला जो एरिया, ये वाला जो कंपोनेंट है, इसे बोलता है विंड मिल हेड। ठीक है, ये अपना विंड मिल हेड। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कौन सा होता है कि यहाँ पर जो गियर सिस्टम हमने लगा रखा था टरबाइन के बाद में, है ना, यहाँ पर हमने गियर्स लगा रखे थे, है ना, ये गियर्स लगा रखे हैं, और गियर से लेकर यहाँ से लेकर जनरेटर तक, तो इससे आपके थ्रू हमारा जो ट्रांसमिशन हो रहा है मैकेनिकल पावर का,
उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल पावर। इसमें गियर सिस्टम कपलिंग, यानी कि हमारा जो मैकेनिकल इंटरफेस था, ये वाला जो मैकेनिकल इंटरफेस है ना, यहाँ से हमारी मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट होती है ना। ट्रांसमिट मींस एयर टरबाइन पर हमारी मैकेनिकल पावर जनरेट हुई और चाहिए किसको थी, जनरेटर को। तो जनरेटर तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, शाफ्ट, गियर और कपलिंग, है ना। ये कंपोनेंट है, ये अपना ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं, किसकी, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन का। जनरेटर आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का काम करता है। कंट्रोल कौन कौन से हम यूज कर रहे हैं, या कंट्रोल के काम आता है, विंड की डायरेक्शन चेंज होती है तो विंड टरबाइन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। पिच कंट्रोल, ये रोटर ब्लेड के टिल्ट एंगल को कंट्रोल करता है। पावर जनरेटर आउटपुट मॉनिटरिंग सिस्टम यूज करते हैं, इमरजेंसी पावर यूज करते हैं। मेंटेनेंस मोड, अगर कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है तो उस समय हम इसे शट डाउन दे सकें, तो उसके लिए हमें कंट्रोल इमरजेंसी शट डाउन देना पड़े, है ना। तो ये सारे हम कंट्रोल यूज करते हैं इस विंड टरबाइन में, ठीक है। नेक्स्ट है टावर्स। तो ये टावर्स हम यूज करते हैं, पोल टावर, रेनफोर्स कंक्रीट टाइप, ट्रस टावर और बिल्डअप सेल ट्यूब टावर, ठीक है। तो बेसिकली ये अपन 4 टाइप्स के टावर यूज करते हैं विंड टरबाइन में, ठीक है। तो पोल टावर में क्या होता है, सिंपली एक पोल टाइप का होता है, ठीक है। एक खंभा हमने जैसे ही ले लिया, उस खंभे के ऊपर हमने टरबाइन स्टेबलाइज कर दिया। रेनफोर्स कंक्रीट टाइप, यानी कि सीमेंट का बना हुआ होता है, ये सीमेंट का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। ट्रस टावर में क्या होता है कि जैसे ये कोई टावर है ना, और इस टावर में इस तरह से हमारे ये एंगल्स बनी होती है ना, इस तरह से होता है। इस तरह का जो टावर होता है, इसके ऊपर फिर हमारे विंड टरबाइन स्टेबलाइज होती है। इस टावर को बोलते हैं ट्रस टावर। बिल्डअप सेल ट्यूब टावर, बिल्डअप सेल ट्यूब टावर मींस इसे अपने जो स्टेनलेस स्टील का ही टावर जो रहता है वो, है ना, वह उसके एक ट्यूब शेप में अपन इसको यूज करते हैं, राउंड शेप में, है ना। काफी बड़ा टावर होता है, उसको हम राउंड शेप में यूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बिल्डअप सेल ट्यूब टावर, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विंड पावर, विंड टरबाइन। तो पहले हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ ऑपरेशन। एक्सिस ऑफ ऑपरेशन यानी कि हमारी जो रोटर शाफ्ट है वो अगर हॉरिजॉन्टल हमने यूज की है तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन हो जाएगी, और अगर उसको हमने वर्टिकली यूज किया है तो उसको हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि जैसे अभी हमने जैसे पढ़ा था, ये हमारी शाफ्ट हो गई, है ना, ये शाफ्ट हो गई, और यहाँ पर हमने ये टरबाइन ब्लेड यूज किया, है ना, ये टरबाइन ब्लेड हो गए, ये हमारी शाफ्ट हो गई, और यहाँ हमने जनरेटर कनेक्ट कर दिया, ये क्या होगा, जनरेटर, ठीक है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है टरबाइन शाफ्ट, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस में क्या हुआ कि हमारी जो शाफ्ट है वो शाफ्ट ऐसे होगी वर्टिकल से, ठीक है, और उस शाफ्ट से हमारा जनरेटर कनेक्ट होगा। यहाँ मान लो यहाँ नीचे जनरेटर कनेक्टेड है ना, या ऊपर भी हो सकता है जनरेटर कनेक्टेड, ठीक है। और इसके जो ब्लेड है वो ब्लेड हमारे जो ब्लेड है वो ब्लेड कुछ इस टाइप की होती है। इसका जो रोटेशन है वो रोटेशन इस वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। इस तरह की ब्लेड भी हो सकती हैं और दूसरे टाइप की ब्लेड भी हो सकती हैं। एयर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, एयर कहते तो एयर का जो फ्लो है वो तो हॉरिजॉन्टल ही रहता है, एयर के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है ना। अब जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे ये तो होगी वर्टिकल एक्सिस, है ना, इसके जो ब्लेड है वो ब्लेड मान लो हमने इस तरह के यूज किए हैं,
एक तो सॉफ्ट है, इस तरह के। अब ऐसे एयर फ्लो होगा, एयर फ्लो होगा तो ये क्या होगा, इसको ये धकेलेगा दूसरी तरफ, है ना, तो ये घूम जाएगा, है ना, ऐसे ये ऐसे घूम जाएगा, है ना। फिर हमारे जो दूसरा ब्लेड आ जाएगा, दूसरा ब्लेड आएगा तो उसको धकेलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ये घूमने लग जाती है। अब जनरली जो वर्टिकल एक्सिस टरबाइन है उनको यूज नहीं होती है, वो बहुत कम यूज होती है, या पहले होती थी। अब जनरली जो यूज होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन ही हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट अपना ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मशीन। तो ऑन द साइज ऑन द बेसिस ऑफ साइज there are three types: small scale, medium scale and large scale. small scale wind turbine तो पावर आउटपुट है उसका वो बिलो 2 किलोवाट होता है। अगर बिलो 2 किलोवाट पावर आउटपुट है तो उसे बोलेगा स्मॉल स्केल विंड पावर, है ना। अगर इसका पावर आउटपुट 2 to 100 किलोवाट है तो मीडियम स्केल, और 100 किलोवाट से ज्यादा है तो लार्ज स्केल। ओके, तो लार्ज स्केल के लिए क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं कि अगर हमारा सिंगल जनरेटर कनेक्टेड है एक ही सिंगल साइट पे 100 किलोवाट से ज्यादा का, तो ऐसा भी हो सकता है, और एक ही साइट पर मल्टीपल जनरेटर कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, और उन सबका मिलाकर 100 किलोवाट से ज्यादा होगा तो भी हम उसे लार्ज स्केल विंड पावर प्लांट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट पावर, तो there are basically two types of electrical power, DC and AC, है ना। DC हो सकता है, AC हो सकता है। अगर DC आउटपुट है तो उसके लिए हमें जो जनरेटर यूज करेंगे वो DC जनरेटर यूज करेंगे, या फिर अल्टरनेटर रेक्टिफायर यूज करेंगे। हमने AC जनरेटर यूज कर लिया और रेक्टिफायर सर्किट यूज कर लिया, जिससे हमें आउटपुट जो फाइनली आउटपुट मिला वो DC मिल गया, ठीक है। अगर AC आउटपुट यूज AC जनरेटर यूज कर रहे हैं, AC आउटपुट हमें चाहिए, तो AC में क्या क्या चीजें वेरिएशंस क्या हो सकते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी वेरिएबल मिल सकती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल मिल सकती है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज हो सकता है, ठीक है, और दूसरा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिल सकती है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट वोल्टेज हो सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम AC इसमें ले सकते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल हो सकती है, वोल्टेज कांस्टेंट हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशनल स्पीड, रोटेशनल स्पीड यानी कि जो विंड टरबाइन है उस विंड टरबाइन पर हमें जो विंड स्पीड जो मिल रही है, तो उस स्पीड के अकॉर्डिंग हमारी जो जनरेटर शाफ्ट की जो स्पीड है उसमें क्या इफेक्ट आ रहे हैं, वो अगर हम कांस्टेंट कर लेते हैं, है ना, तो उनके बेसिस पे अगर हम देखें तो ये सारे पैरामीटर्स, ये 3 टाइप्स के हमारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड विद वेरिएबल पिच ब्लेड। कांस्टेंट स्पीड हम कैसे ले सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो टरबाइन के ब्लेड है ना, ये जो टरबाइन है, तो टरबाइन है, इस टरबाइन की जो ब्लेड है वो ब्लेड मूव करते हैं, हमें जो स्पीड है वो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड चाहिए, यहाँ जो कांस्टेंट स्पीड चाहिए, तो उसका क्या तरीका हो सकता है कि ये जो ब्लेड है इन ब्लेड की पिच को हम चेंज करते रहें अकॉर्डिंग टू विंड स्पीड। अभी जो मैंने आपको बताया कि ज्यादा स्पीड है तो इसमें जो ब्लेड का जो टिल्ट एंगल है उसको कम कर दें, कम स्पीड है तो टिल्ट एंगल को बढ़ा दें, जिससे कि हमारे जो शाफ्ट पे जो स्पीड मिल रही है वो कांस्टेंट मिलती रहे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा कांस्टेंट स्पीड विद वेरिएबल पिच ब्लेड्स। अगर हमारा इस तरह का सिस्टम यूज कर रहे हैं, हमें जो कांस्टेंट स्पीड यहाँ पे मिल रही है शाफ्ट पर, तो हम यहाँ पर जनरली सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं, है ना, क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर के लिए हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है। सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ा है ना हमने फर्स्ट ईयर में, ठीक है।
दूसरा नियरली कांस्टेंट स्पीड विद फिक्स्ड पिच ब्लेड, जो ब्लेड की जो पिच है उसको हमने फिक्स कर दिया है ना, और जो विंड वेलोसिटी है उसमें अगर कोई माइनर चेंजेस आ रहे हैं, कोई वेरिएशंस आ रहे हैं है ना, कोई बहुत माइनर वेरिएशंस है, तो हमारी जो स्पीड है वो उसमें भी माइनर चेंजेस ही होंगे, अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट होगी। तो ऐसी जगहों पर अगर कुछ माइनर चेंजेस हैं तो हम इंडक्शन जनरेटर यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर वेरिएबल स्पीड विद पिच फिक्स पिच ब्लेड, अगर विंड वेलोसिटी में अगर ज्यादा वेरिएशंस हमें मिलते हैं है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, और हमने ब्लेड की पिच को हमने फिक्स कर दिया है, तो इस शाफ्ट की जो स्पीड है वो भी हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेंगे उसमें। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन मिल रहे हैं तो इसके जो आउटपुट के लिए हम ऐसा कौन सा जनरेटर लगाएं है ना, जिससे कि हमें एक प्रॉपर आउटपुट मिल जाए। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फील्ड मॉड्यूलेटर सिस्टम हम यूज करें, तो हमारा एक्साइटेशन है उस एक्साइटेशन को कंट्रोल करके फिर हम आउटपुट फिक्स ले लें, है ना। दूसरा ये करें कि हम किसी भी जनरेटर से एसी बना लें और उस एसी को डीसी में चेंज कर लें, है ना, और डीसी में चेंज करने के बाद हम उसको रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज एंड रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पर वापस से एसी में चेंज कर लें विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, ठीक है। तो हम एसी डीसी एसी लिंक भी यूज कर सकते हैं। डबल आउटपुट इंडक्शन जनरेटर, डबल आउटपुट इंडक्शन जनरेटर में क्या होता है कि हमारा जो फील्ड है उसको बोलते हैं वो डबली एक्साइटेड, है ना। डबली एक्साइटेड में क्या होता है कि हम इसको मैकेनिकल पावर भी प्रोवाइड करा रहे हैं और इसकी जो फील्ड है उसको हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर उसे एक्साइट भी कर रहे हैं, तो हम दोनों तरफ से इसे एक्साइट करते हैं, तो ये जनरेटर से हमें आउटपुट प्रॉपर मिल जाएगा। ऐसे अपना एसी कंपैरेटर जनरेटर, इससे में प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा, ये भी यूज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास दूसरा कोई वेरिएबल स्पीड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें प्रॉपर आउटपुट मिल जाए। तो अगर हमारा वेरिएबल स्पीड विद फिक्स पिच ब्लेड है, अगर ऐसा सिस्टम है जो थर्ड वाला सिस्टम है, तो हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, है ना। बाकी क्लासिफिकेशंस में आपको ये तीन क्लासिफिकेशन यूज याद रखने हैं कि अकॉर्डिंग टू रोटेशन एंड स्पीड ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये तो सब पॉइंट मैंने लिख दिए हैं ऐसे कि हम कौन सी चीजें यूज करें अगर हमारा कुछ इस तरह का सिस्टम है तो। नेक्स्ट अपना ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन, अपन कहाँ इसे यूटिलाइज कर रहे हैं सप्लाई को, जो हमारी जनरेटेड सप्लाई है उसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू यूटिलाइजेशन। फर्स्ट है बैटरी स्टोरेज, तो बैटरी स्टोरेज यानी कि हम स्टोरेज पर्पस से यूज कर रहे हैं। दूसरा डायरेक्ट कनेक्शन टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्टर मतलब हम कोई मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं, मोटर में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन ही होता है ना, तो यानी कि हम डायरेक्टली किसी लोड को ऑपरेट कर रहे हैं। तीसरा अदर फॉर्म ऑफ स्टोरेज, यानी हमारी रेटेड सप्लाई है उसकी कोई फॉर्म को चेंज करके फिर हम उसे स्टोर कर रहे हैं, यानी कि हमने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उससे हमने कोई पानी गर्म कर लिया और उस गर्म पानी को स्टोर कर रहे हैं, है ना। या कोई दूसरी फॉर्म भी हो सकती है, किसी दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट करके उसे स्टोर कर रहे हैं। और लास्ट हो सकता है कि हमने इंटरकनेक्शन विद कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड से कर रखा है, यानी कि हमारे पास एक्सेस में है सप्लाई तो उसको हमने नेशनल ग्रिड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखते हैं क्लासिफिकेशंस, ठीक है। ऐसे हमने एडवांटेज और WCS विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। एडवांटेज क्या है, देखो सबसे पहला एडवांटेज आपको पता है कि ये रिन्यूएबल सोर्स है, तो इसका कोई भी फ्यूल कंजप्शन नहीं है, है ना। लाइफ टाइम हमारा ये सोर्स रहेगा, कभी से खत्म होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वेरी चीप होता है ना, पॉइंट टू पॉइंट अपन देख लेते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है एक तो ये। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी इको फ्रेंडली है ये, है ना, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। कोई भी इसमें फ्यूल कंजप्शन नहीं है, फ्यूल कंजप्शन नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। अगर हम कोई स्मॉल स्केल पर भी पावर प्लांट स्टेबलाइज कर रहे हैं तो कोई ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत चीपर होता है ये,
इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत कम होती है, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है कि ये जो एनर्जी का जो विंड फ्लो है, वो विंड फ्लो में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, है ना, वेरिएशंस आते रहते हैं, ठीक है। जब इसमें वेरिएशंस आते रहते हैं तो हमारे इसमें जो रिलायबिलिटी है कि भाई कभी विंड फ्लो ज्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, कब नहीं होगी, तो इसके थोड़ा सा रिलायबिलिटी कम होती है, ठीक है, क्योंकि इसके जो विंड में जो विंड एनर्जी है उसमें फ्लक्चुएशंस वेरिएबल विंड एनर्जी होती है, इसलिए नॉइजी इन ऑपरेशन। जब विंड टरबाइन जब रोटेट करते हैं तो इसमें से बहुत तेज आवाज आती है ना, तो नॉइज क्रिएट होती है। लार्ज एरिया नीडेड, लार्ज एरिया नीडेड मींस यानी कि जहां पर भी हम पावर प्लांट स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं टरबाइन, तो हमें टरबाइन को मल्टीपल टरबाइन अगर हमें स्टेबलाइज करनी है तो इसके पास पास टरबाइन इंस्टॉल नहीं करते, क्योंकि एक दूसरे का फिर ऑब्स्टेकल का काम करेंगे, दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे विंड फ्लो, तो इसलिए हम दूर दूर स्टेबलाइज करते हैं। और हम चाहते हैं कि आसपास कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो, कोई बिल्डिंग नहीं हो, कोई पेड़ पौधे नहीं हो, बिल्कुल खाली जमीन हो, है ना, कोई हिल स्टेशन हो, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत होती है, इसलिए इसे बोल रहे हैं लार्ज स्केल, लार्ज एरिया आर नीडेड। विंड टरबाइन कंस्ट्रक्शन वेरी कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव, तो जब ये इससे क्या होता है, स्टेबलाइजमेंट कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो कलेक्टर्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस, ये अपने जो मेन है, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो एक लेक्चर अपना ये हो जाएगा, और टाइडल पावर प्लांट को भी कंप्लीट करने की कोशिश करें। टाइडल पावर प्लांट बहुत छोटा सा पार्ट है उसका, ओके।